वेलकम बैक स्टूडेंट्स। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में अभी हमारे कुछ 2-3 टॉपिक्स और बचे हैं, उन्हीं को आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपने आज के लेक्चर में। लास्ट लेक्चर जब मैंने आप लोगों का लिया था उसमें एक ऑडियो क्लिप के थ्रू मैंने आप लोगों को एक वर्ड समझाया था, जीन एक्सप्रेशन का रेगुलेशन कैसे होता है, क्या क्या उसके वेज हो सकते हैं उसको रेगुलेट करने के। उसी जीन रेगुलेशन को आज हम थोड़ा सा उसके आगे एक एग्जाम्पल लेके देखेंगे, जिस एग्जाम्पल को एक्चुअली सबसे पहले जो इन्वेंट किया था, जो डिस्कवर किया था सबसे पहले जैकब एंड मोनार्ड ने। ये दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने सबसे पहले बैक्टीरियाज में इस ओपेरॉन मतलब इस जीन रेगुलेशन के टाइप की इन्होंने एक खोज करी थी। इस जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं आज जीन रेगुलेशन में, उसका नाम है लैक ओपेरॉन। एक्चुअली सबसे पहले अगर हम बात करें कि ओपेरॉन क्या है, तो ओपेरॉन इज कि जहां पर क्या है, एक पॉलीसिस्टोनिक जीन्स हैं, उनको एक कॉमन प्रोमोटर एंड कॉमन रेगुलेटर के थ्रू रेगुलेट किया जा रहा है। ये जो कंप्लीट एक आपको बना हुआ दिख रहा है, कि सिस्टम बना हुआ दिख रहा है, यही सिस्टम आपका कहलाता है ओपेरॉन। क्या होगा? पॉलीसिस्टोनिक जीन होगी, मीन्स कि उसमें वो कुछ सिंथेसाइज कर रही है, कोई चीज वो बना रही है, और एक से ज्यादा जीन से, पहली बार वो 2-3 जीन होंगी, ऐसी वो रहेंगी। प्लस उसके साथ में प्रमोटर होगा और रेगुलेटर होगा जो उनको रेगुलेट कर रहा होगा। अब हमने रेगुलेशन की बात हमने कर ली, यहाँ पर हम कह रहे हैं प्रमोटर और ऑपरेटर जो है वो रेगुलेट कर रहे हैं, और उसके थ्रू क्या हो रहा है, जीन का एक्सप्रेशन लिमिटेड वे में हो रहा है, हर समय नहीं, लगातार ऐसा नहीं हो रहा है कि जीन एक्सप्रेशन कंटिन्यू नहीं हो रहा है, बल्कि एक टाइम गैप में हो रहा है। ओके, अब हम बात कर लेते हैं हमारे लैक ओपेरॉन की। तो लैक ओपेरॉन में क्या होता है कि सबसे पहली बात इसमें लैक क्या है, लैक इज लैक्टोज। ठीक है, तो सबसे पहले हमने सबसे पहले जो डिस्कवर्ड हुआ था वो यही वाला हुआ था, लैक ओपेरॉन। बट आज के टाइम पे इसके अलावा बाकी भी काफी ऐसे ओपेरॉन्स है जो कि जिनके बारे में पता चल चुका है। तो उनके नाम में टीआरपी है ओपेरॉन, एआरए है, एचआईएस है, एचआईएस हिस्टीडीन हो गया। मीन्स आपके कहीं ना कहीं पर जो जिन नामों को आपने सुन रखा है उन्हीं से रिलेटेड है। तो ये ऐसे कुछ ओपेरॉन्स हैं जो कि अभी तक में जिनकी सर्च हो चुकी है। तो फिलहाल हम लैक ओपेरॉन की बात करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एक जो हमने कहा कि ओपेरॉन मॉडल है, यहाँ पर ओपेरॉन किसे कह रहे हैं। तो ओपेरॉन देखिए, ये जो आपको एक दिख रहा है PIPOZYA लिखा हुआ है, कि कंप्लीट जो इतना नजर आ रहा है, ये एक ओपेरॉन है, राइट। इसमें से जो आई है, आई इंड्यूस, नॉर्मली हम आई का मतलब इंड्यूसर कहते हैं, बट यहाँ पर आई इंड्यूसर नहीं है, आई इनहिबिटर है। ओके, मतलब अगर ये पूछा जाए कि आई का क्या मीनिंग है यहाँ पर, राइट। पी हो गया आपका प्रमोटर रीजन, ओ हो गया आपका ऑपरेटर रीजन, और ये 3 हो गई आपकी वो पॉलीसिस्टोनिक जीन्स। पॉलीसिस्टोनिक स्ट्रक्चर ये है जो कि अल्टीमेटली किसी प्रोडक्ट को बना रहे होते हैं, राइट। इसमें होता क्या है कि जो आपका आई रीजन है, आई रीजन से एक रिप्रेसर आरएनए बनता है। ठीक है, रिप्रेसर आरएनए किससे बनेगा, अगर हम कह रहे हैं तो कि जो ये आई रीजन है इससे बनेगा। इस रिप्रेसर आरएनए से एक रिप्रेसर प्रोटीन बनती है। मीन्स ये क्या हो गया, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन हो गया। अगर हम कह रहे हैं कि यहाँ पर रिप्रेसर आरएनए बन रहा है, आरएनए बन रहा है मतलब किससे बन रहा होगा, डीएनए से बन रहा होगा, और डीएनए से बनना है तो उसका मीनिंग क्या है कि ये यहाँ पर प्रोसेस क्या हो रही है, ट्रांसक्रिप्शन की हो रही है। उसके बाद उससे एक रिप्रेसर प्रोटीन बन रही है, इसका मतलब यहाँ पर ट्रांसलेशन की प्रोसेस है। ये रिप्रेसर प्रोटीन नॉर्मल कंडीशन में, एक ऐसी कंडीशन में जहां पर क्या हो रहा है, जहां पर एक इंड्यूसर प्रेजेंट नहीं है। अभी वो इंड्यूसर वगैरह मुझे मैं एग्री कर रही हूँ कि थोड़ा सा ये मतलब एलियन टाइप टॉपिक लग रहे होंगे आपको, बट अभी के लिए आप ऐसे में मैनेज करिए। व्हेनसोएवर और स्कूल विल बी रीओपन्ड, मैं सारे टॉपिक आप लोगों को दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगी। जो भी आपको टफ लगेंगे वो वाले सारे नहीं, जो भी आपको टफ लगेंगे वो सारे टॉपिक आपके दोबारा एक्सप्लेन हो जाएंगे। फिलहाल के लिए कम से कम एटलीस्ट ये तो कि आपके पास एक बेस बना रहे, उतने के लिए आप इसे याद करिए। जो ये रिप्रेसर प्रोटीन है, ये क्या करेगी, ये जाके ऑपरेटर रीजन से बाइंड हो जाती है। अब देखिए, प्रमोटर ऑपरेटर, जब भी हमने ट्रांसलेशन की बात करी थी, हमको पता है प्रमोटर ऑपरेटर टाइप की ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन में हमने सारे वर्ड पढ़ रखे हैं। एक प्रमोटर रीजन होता है, एक ऑपरेटर रीजन होता है टाइप का। तो ये क्या कर रहा है, जो रिप्रेसर प्रोटीन है इस ऑपरेटर रीजन से जाके बाइंड हो जा रही है। अब ऑपरेटर रीजन से जैसे ही कोई चीज बाइंड हो गई, इसका सिंपल मीनिंग क्या है
कि इसके आगे को कोई भी ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस नहीं होगी, कोई आरएनए नहीं बनेगा और उसके बाद फिर अल्टीमेटली यानी ट्रांसलेशन भी आगे को कोई नहीं हो पाएगा। तो ये सारी की सारी प्रोसेस आगे की स्टॉप हो जाती है इन केस अगर यहाँ पर क्या हो गया, एक रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड हो गया। दूसरा केस होता है इसी में, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये तो इंड्यूसर नहीं था, तब इसने क्या करा, रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड हुई और इसने आगे की प्रोसेस को स्टॉप कर दिया। दूसरी कंडीशन होती है जहां पर कि इंड्यूसर प्रेजेंट है। ओके, वो इंड्यूसर क्या होता है, वो कैसे मतलब अल्टीमेटली कैसे काम कर रहे हैं, हम लास्ट में इसको डिस्कस करेंगे। सो मैं यहाँ पर दूसरी कंडीशन आ रही है जहां पर कि इंड्यूसर प्रेजेंट है, यहाँ पर इंड्यूसर है, तो अब क्या होगा, अगेन जो आई रीजन है, इनिबिटर रीजन है, वहां से एक रिप्रेसर आरएनए बनेगा, रिप्रेसर आरएनए बना, रिप्रेसर प्रोटीन बनेगी, उससे रिप्रेसर प्रोटीन बनी। लेकिन इसके साथ में यहाँ पर एक इंड्यूसर होता है, इंड्यूसर जो यहाँ पर लैकोपेरॉन में इंड्यूसर का काम ही कर रहा होता है, लैक्टोज। ठीक है, तो ये इंड्यूसर जो कि लैक्टोज है, लैक्टोज जो इंड्यूसर है वो क्या करता है, ये आपके रिप्रेसर से जब ये बाइंड करता है रिप्रेसर प्रोटीन से, तो अब ये एक इनएक्टिव रिप्रेसर बन जाता है, ये जाके खुद कहीं दूसरे पे बाइंड नहीं हो सकता, अब वो कहीं बाइंड नहीं हो सकता। और क्योंकि अब ये रिप्रेसर किसी भी ऑपरेटर रीजन से बाइंड नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, एक एमआरएनए पहले सिंथेसाइज होगा, एमआरएनए सिंथेसाइज होगा यानी क्या हुआ है, ट्रांसक्रिप्शन यहाँ पर हो गया। इस ट्रांसक्रिप्शन के बाद अब ट्रांसलेशन की प्रोसेस होगी, तो जो है 3 रीजन देख रहे हैं आपको, Z, Y एंड A, ये 3 रीजन 3 अलग अलग ऐसे कुछ वो होते हैं, एंजाइम्स होते हैं जिनको ये क्या कर रहे होते हैं, सिंथेसाइज कर रहे होते हैं। इनमें से जो आपका ये Z रीजन है ये करता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज को, ओके, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम को ये सिंथेसाइज करता है। Y रीजन जो होता है वो परमिएज को सिंथेसाइज करता है, और A रीजन जो है वो ट्रांस एसिटाइलेज को सिंथेसाइज करता है। 3 हो गए, बीटा गैलेक्टोसाइडेज कर रहा है Z, Y कर रहा है परमिएज और A कर रहा है ट्रांस एसिटाइलेज। ठीक है, इसमें से आप ये 3 जो एंजाइम बोले इनका काम क्या होता है, इनका काम ये होता है कि इसमें से जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज है जो कि Z रीजन से बन रहा है, इसका काम ये होता है कि हाइड्रोलाइसिस करता है जो भी आपका वो होता है, जितने भी आपके डाइसैकेराइड्स होते हैं, मतलब लैक्टोज ही मान लीजिए, लैक्टोज जो होता है उस लैक्टोज को क्या कर रहा होता है, ये ग्लूकोज और गैलेक्टोज में ब्रेक डाउन कर रहा होता है इसका। ठीक है, लैक्टोज का ब्रेक डाउन कर रहा है ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। जो परमिएज होता है, परमिएज का काम ये होता है कि ये सेल की परमिएबिलिटी को बढ़ा देता है, सो दैट कि बीटा गैलेक्टोसाइडेज सेल के अंदर जा सके, क्योंकि जब वो सेल के अंदर जाएगा तभी तो वहां जाके वो लैक्टोज का ब्रेक डाउन करेगा। ठीक है, और तीसरा आपका ट्रांस एसिटाइलेज हो गया। तो अब देखिए क्या हो रहा है, अब इसका फंक्शन समझिए कि ये हो क्या रहा है। बैक्टीरिया की बात हो रही है, बैक्टीरिया में हमने इस ओपेरॉन को खोज रखा है, तो बैक्टीरिया में हो क्या रहा है, हम एक आर्टिफिशियल मीडियम में कहीं पर हम ग्रो करा रहे हैं, मान लीजिए बैक्टीरिया, क्योंकि नॉर्मली ये प्रोसेस होती है, बट नॉर्मली वो कब हो रही है, क्या हो रही है, उनको तो हम नोटिस नहीं कर सकते, लेकिन हमने उसको आर्टिफिशियली करके देख लिया कि ये कैसे हो रहा है। तो इसमें हो क्या रहा है, जब भी एक बैक्टीरिया को एनर्जी की नीड है, यानी कि वो किस फॉर्म में होगी, ग्लूकोज के फॉर्म में ही हो सकती है, ग्लूकोज के फॉर्म में उसे एनर्जी की नीड है, तो वो क्या करेगा, यानी लैक्टोज का ब्रेकडाउन होना कंफर्म है, क्योंकि जब लैक्टोज का ब्रेकडाउन होगा तभी ग्लूकोज मिलेगा, वही ग्लूकोज अल्टीमेटली एनर्जी के सोर्स में उसका कन्वर्ट हो सकता है एटीपी के फॉर्म में, राइट। तो जब भी उसको एनर्जी की नीड है उस समय क्या होगा कि जो जो उसके अंदर लैक्टोज है, सेल के अंदर ही तो लैक्टोज है, देखिए हर चीज उसके सेल के अंदर ही अवेलेबल है, ऐसा नहीं कि बाहर से कोई चीज आ रही है। सेल में जो उसका लैक्टोज अवेलेबल है, वो लैक्टोज क्या करेगा, इंड्यूसर का काम करेगा, इनएक्टिव रिप्रेसर हो जाएगा, बाइंड नहीं होगा, इसके कारण ट्रांसक्रिप्शन होगा, देन ट्रांसलेशन होगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनेगा और उसके कारण लैक्टोज का ब्रेक डाउन हो जाएगा, और जो ये बैक्टीरियल सेल है इसे एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है उसके लिए ग्लूकोज जो इसे चाहिए वो इसे मिल जाएगा। पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन हो गई है, अब क्या हो रहा है कि जितना भी लैक्टोज सेल के अंदर था वो सारा का सारा लैक्टोज इन्होंने क्या करा, ब्रेक डाउन कर दिया, यहाँ पर इंड्यूसर की तरह लगा रहा, और इतनी देर में जितना इसका बीटा गैलेक्टोसाइडेज बना, उस बीटा गैलेक्टोसाइडेज ने जितना भी सेल के अंदर लैक्टोज था उसका ब्रेक डाउन कर दिया। अब जब लैक्टोज है ही नहीं, तो यानी यहाँ पर अब तो कोई इंड्यूसर बचेगा ही नहीं, और क्योंकि यहाँ पर इंड्यूसर नहीं लगेगा, इसीलिए ये रिप्रेसर प्रोटीन क्या करेगी, ये जाके बाइंड हो जाएगी आपके ऑपरेटर रीजन से, और इसीलिए आगे की कोई भी प्रोसेस मतलब फर्दर बीटा गैलेक्टोसाइडेज और नहीं बनेगा, क्योंकि अगर लैक्टोज नहीं है और बीटा गैलेक्टोसाइडेज बन जाएगा तो वो तो अपनी सेल के लिए खतरा हो सकता है। तो इसीलिए क्या होगा, केवल उतने टाइम तक के लिए ही यहाँ पर ये प्रोसेस चलेगी जितने टाइम तक इनके अंदर लैक्टोज एविडेंट है, और प्लस उससे भी बड़ी बात क्या है कि सेल को एनर्जी की नीड है। ये वाली जो ये कंडीशन आ रही है कब आ रही है, जब
ब्रेकडाउन हो चुका है, ग्लूकोज इन्हें मिल चुका है, ग्लूकोज का ये आराम से माइटोकॉन्ड्रिया में बैठती है, उसका ब्रेकडाउन करवा रहे हैं, एटीपी ले रहे हैं और अपनी प्रोसेस जो है वो चलाते जा रहे हैं, राइट। उसके बाद फिर से ये कंडीशन कब आएगी, जब अगेन यहाँ पर जितनी भी एनर्जी थी वो फिनिश हो गई, मतलब जितने भी एटीपी बने थे वो सारे के सारे कंज्यूम हो गए। उसके बाद फिर से क्या हो जाएगा, अगेन ये वाली प्रोसेस आ जाएगी कि लैक्टोज जो है वो एक्स्ट्रा हो गया है, लैक्टोज बाइंड होगा, इंड्यूसर बन के इंड्यूसर जो है रिप्रेसर में ऐड होगा, इसके कारण वो ऑपरेटर रीजन में नहीं जाएगा एंड सो ऑन। तो ये हो गया आपका लैक ओपेरॉन। देखिए बेटा ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे ही आप लोगों का कोर्स सर्च हो चुका है, इसलिए जितना भी आपका कोर्स बचा है वो एक्चुअल में आप सारा का सारा आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट में आ चुका है, क्योंकि कोर्स वैसे ही कम हो गया है। 50 मतलब जो अभी तक की जो एनसीईआरटी की गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग तो ये कम हो चुका है, और बस स्टेट की ओर से एक बार के लिए हमारे कंफर्मेशन आना है, बट मोस्ट प्रोबेबली ऐसा ही होगा। तो वो 16 चैप्टर की जगह आपके 11 चैप्टर रह गए हैं आपके और, तो अब 11 की 11 आप ये मान के चलिए कि हर कोई इंपॉर्टेंट है, उसका हर टॉपिक इंपॉर्टेंट है, राइट। सो अब हम बात करते हैं जिस समय जब ये रेगुलेशन कर रहा है ना, एक रिप्रेसर जब रेगुलेशन कर रहा है लैक ओपेरॉन का, क्योंकि रिप्रेसर क्या कर रहा है, बाइंड हो रहा है, इसके बाद रेगुलेट हो रहा है ना, तो जब ये रेगुलेशन कर रहा है, इस रेगुलेशन को कहते हैं नेगेटिव रेगुलेशन। ये एक वन वर्ड में या फिर वन लाइनर आंसर में जो क्वेश्चन आते हैं उसमें आपका आ सकता है कि नेगेटिव रेगुलेशन किसे कहते हैं। तो जब भी लैक ओपेरॉन में रिप्रेसर आपका कंट्रोल कर रहा होता है एक प्रोसेस को, तो उस समय इस टाइप का जो रेगुलेट कर रहा होता है प्रोसेस को, तो उस समय इसे क्या कहते हैं, नेगेटिव रेगुलेशन कहते हैं, ठीक। ये हो गया आपका लैक ओपेरॉन से रिलेटेड। इन शॉर्ट, जितने शॉर्ट में मैं बता सकती थी उतने मैंने बता दिया। एक बार के लिए आपको अपने सामने पहले इसका डायग्राम बनाइएगा, डायग्राम खोल के रखिएगा, उसके बाद आपको इस वीडियो को चलाइएगा, तब शायद समझ में आ पाएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे कुछ और टॉपिक्स की, लाइक हमें ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की बात करनी है और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की बात करनी है। तो अब नेक्स्ट हम देखते हैं इन दोनों टॉपिक। नाउ अब हम बात करते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है क्या, देखिए हमने अपने प्रायर लेक्चर में भी इस बारे में बात करी है कि जो ह्यूमन जीनोम है वो एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही लार्ज, आप कह सकते हैं, बहुत मतलब नियर टू इम्पॉसिबल ऐसे माना जाता था कि इसको कोड करना नियर टू इम्पॉसिबल है। बहुत लंबे चौड़े एक बेस पेयर्स की सीक्वेंस है, यानी 3 × 10⁻⁹ बेस पेयर्स जो हैं वो हमारे ह्यूमन जीनोम में होते हैं। तो अब सबसे पहली बात आई कि 1990 में ये चीज सबसे पहले एस्टैब्लिश, सबसे पहले स्टार्ट किया गया कि एक काम करते हैं, हम ह्यूमन जीनोम का को पूरा डिकोड कर देते हैं। देखिए ह्यूमन जीनोम की स्पेशलिटी ये है कि ह्यूमन जीनोम में 99.9% तो सबका सेम होता है। जो डीएनए है हमारा 99.9% सबका सेम होता है, 0.1% ही है जिसके कारण हम वर्ल्ड वाइड हर कोई एक दूसरे से सारा डिफरेंस जो है उस 0.1% में बैठा हुआ है। तो अगर हम पूरे के पूरे ह्यूमन जीनोम को डिकोड कर लेते हैं, उसके बारे में कुछ पता कर लेते हैं, तो उसके कारण क्या हो सकता था, उसके कारण ये हो सकता था कि जितने भी हमारे जेनेटिक डिजीज आती हैं या फिर कोई भी जीन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, म्यूटेशन से, सबको रिजॉल्व करना, उनके बारे में समझना जानना को बहुत इजी हो जाता है, राइट। तो इसीलिए ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया गया 1990 में, और जब ये स्टार्ट किया गया उस समय का टारगेट ये था कि ये 13 ईयर का प्रोजेक्ट है, और ऑफिशियली ये मान लिया गया कि 2003 में ये एंड हो गया, क्योंकि 13 ईयर का था। 2003 में मान लिया गया कि ये एंड हो गया, ऑल्दो इसके रिजल्ट्स जो है वो आते आते बहुत टाइम लगा। 2006 में तो क्रोमोसोम 1 जो है उसकी एक सीक्वेंस पूरी की पूरी उन लोगों ने डिक्लेयर करी कि हाँ ये सारी की सारी सीक्वेंस जो है उसे वो डिकोड कर चुके हैं, मतलब उसे वो पढ़ चुके हैं। डिकोड करना मीन्स उसे पढ़ चुके हैं, उसको कहाँ पर कौन बेस पे कैसे लगे हैं ये पता कर चुके हैं। सो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो स्टार्ट किया गया, ये किया गया था आपका जो यूएस है हमारा यूनाइटेड स्टेट का यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी जो है उसने और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, इन दोनों ने मिलकर, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, इन दोनों ने मिलकर इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया था। और लेटर ऑन बहुत सारे कंट्रीज थे जिन्होंने अपनी अपनी ओर से इसमें पार्टिसिपेट किया। जितने भी जैसे उस समय के डेवलप्ड कंट्री जितने माने जाते हैं, जर्मनी का था, चाइना का था,
रशिया का था, इन सबका उसमें रोल था कि वो अपनी अपनी ओर से उन्होंने अपने साइंटिस्ट भेजे थे, सो दैट कि जापान का था कि अपने साइंटिस्ट उन्होंने भेज रखे थे वहां पर, सो दैट कि वो उसके ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में अपनी ओर से वो भी हेल्प कर सके। सो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट ने क्या किया, उसने ह्यूमन के जीनोम को पूरा डिकोड किया। अब बात आती है कि इसका गोल क्या था। अगर हम कहते हैं कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के गोल क्या थे, गोल सबसे पहला गोल तो उनका ये था कि जो 20 से 25,000 जीन्स, वो जीन्स जो कि ह्यूमन डीएनए में हैं और वो ह्यूमन डीएनए में एक्सप्रेस हो रहे हैं, उन जीन्स को सबसे पहले आइडेंटिफाई करना उनका फर्स्ट गोल था, राइट। सेकंड था कि जो 3 बिलियन बेस पेयर्स हैं जिनसे कि डीएनए बन रहा है, 3 बिलियन बेस पेयर्स, उन सारे 3 बिलियन बेस पेयर्स को उन्होंने उनका सीक्वेंसिंग करनी थी, उनके बारे में पता लगाना था। उससे भी बड़ी चीज ये थी कि 3 बिलियन 3 to 10, सबसे बड़ी बात ये सोची कि 3 to 10 to the power 9 के उसमें फॉर्म में आप कह रहे हैं कि आपको उनको, आपने मान लीजिए एक बार के लिए डिकोड कर भी दिया, आप उसे रखेंगे कहाँ क्या बुक में। अगर आप उसे मैनुअली लिखने की सोचें तो शायद थाउजेंड्स ऑफ बुक्स लग जाएंगी उसको लिख के संभालने के लिए, और वैसे भी उसके बाद उनमें से सर्च करना इम्पॉसिबल होता कि आप किस बुक में से जाके ढूंढते कि कौन सा वाला नंबर का जीन होगा, उसमें कौन कौन सी सीक्वेंसेज आ रही होंगी, वो इम्पॉसिबल होता उसे समझना। तो तीसरी जो मेन गोल था वो ये था कि इसके लिए, क्योंकि हम एक इतना बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे हैं, बिलियंस के नंबर में उसमें हमें सीक्वेंसेस ऐड करनी है, उनकी डिटेल ऐड करनी है, तो उसके लिए कोई प्रॉपर एक टेक्नोलॉजी का यूज जरूरी था जिसके थ्रू इस काम को इजी किया जा सकता था, और उस टेक्नोलॉजी का नाम कहते हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स। बायो इन्फॉर्मेटिक्स में ऐसे ही टूल्स, ऐसी ही टेक्निक्स होती हैं जिनके थ्रू जितना भी बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड काम होता है उस काम को स्टोर किया जाता है, सो दैट कि आगे जाके उसको, उसमें कुछ सर्च करना है, उसमें कुछ इवेल्युएट करना है, कुछ भी करना है, सब चीज के लिए बायो इन्फॉर्मेटिक्स की हेल्प की जाती है। तो यहाँ पर गोल भी यही था कि वो ऐसी कोई चीज डिजाइन कर सके जहां पर ये डाटा स्टोर हो और जब भी जरूरत हो उस समय उसे यूज किया जा सके, राइट। तो इस टाइप के जो गोल्स थे इनको लेके इन्होंने स्टार्ट किया था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ओके, अब उसका रीजन क्या है मैं आप लोगों को पहले बता चुकी हूँ, मेन क्या रीजन था जिसके कारण ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया। अब अगर मैं देखती हूँ कि इसकी मेथोडोलॉजी क्या थी, क्या मेथड इन्होंने यूज की थी जिसके थ्रू उन्होंने ये पूरा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है इसको डिकोड किया था, तो इसमें 2 तरीके थे इनके पास इसको ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को डिकोड, मतलब इस प्रोजेक्ट को चलाने के। पहला वे तो ये था कि ये डीएनए में से केवल जो कोडिंग सीक्वेंसेस होती हैं, यानी कि जो आरएनए बन रही होती है, देखिए आरएनए जब हमने आपको ट्रांसक्रिप्शन पढ़ाया है उस समय आपको ये भी बताया था कि एक्सॉन इंट्रॉन वाला केस की इंट्रॉन जो होते हैं स्प्लाइसिंग होती है, मतलब इंट्रॉन क्या थे, नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस थे, राइट। डीएनए में दोनों होते हैं, एक्सॉन एंड इंट्रॉन दोनों होते हैं। तो पहला मेथड तो ये था कि जो भी नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस है, लाइक अगर मतलब एग्जांपल में बता दूं तो इंट्रॉन की बात हो रही है यहाँ पर वो, लेकिन बुक में सिंपल ये लिखा गया कि नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस। तो नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस को हम छोड़ दें, केवल जो कोडिंग सीक्वेंसेस है यानी कि जो आरएनए में एक्सप्रेस हो रही हैं, केवल उन सीक्वेंसेस को ही हम लिस्ट करें, केवल उन सीक्वेंसेस का ही हम बेस पेयर्स का सीरीज देखें और उनको लिस्ट करते जाएं कि वो कैसे लगे हैं, उनकी क्या सीरीज है एक के बाद एक, राइट। दूसरी मेथड ये थी कि कोडिंग नॉन कोडिंग कुछ मत पकड़ो, सीधे से डीएनए पकड़ो और उसकी सीक्वेंसिंग करते जाओ एक के बाद एक, जितने भी आ रहे हैं, कोडिंग हो या नॉन कोडिंग हो सबको लिख लो, बाद में उनका इवैल्यूएशन कर लिया जाएगा कि किसको रखा है या कुछ भी है। तो लेकिन वैसे देखा जाए तो इसमें से ज्यादा यूजफुल टेक्निक तो वही थी जो हम कह रहे हैं कि जहां पर हम केवल कोडिंग सीक्वेंसेस को ले रहे हैं, लेकिन इसमें दोनों मेथड यूज की गई थी, एक कोडिंग सीक्वेंस को लेके करने वाली भी, एक कोडिंग नॉन कोडिंग दोनों को साथ लेके करने वाली भी। अब नेक्स्ट चीज ये आती है कि फिर इन्होंने इसे किया कैसे। एक सिंपल सी चीज थी, ह्यूमन का एक डीएनए लिया, कंप्लीट डीएनए ले लिया। कंप्लीट डीएनए खुद में बहुत लॉन्ग स्ट्रेच्ड एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है जिसको एक बार में पूरे का पूरा सीक्वेंस करना इम्पॉसिबल था। आप खुद सोचिए 3 into 10 to the power 9 बेस पेयर्स जिसमें हो, तो क्या एक सिंगल उसमें उसे किया जा सकता है, एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। तो पहले उन्होंने एक ह्यूमन डीएनए लिया, कंप्लीट डीएनए लिया, उसके बाद उन्हें अपनी जो भी उनकी जितने भी टीम बैठी थी उन टीम के अकॉर्डिंग या फिर जो भी उनकी क्राइटेरिया था उसके अकॉर्डिंग उन्होंने उसे छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर दिया। अब लिया एक ही डीएनए है, एक ही ह्यूमन से एक ही डीएनए लिया गया है,
अब उसके बाद जो डीएनए के पीसेस थे उनको अलग अलग बैक्टीरियाज के अंदर इंसर्ट करा दिया गया। बैक्टीरियाज के अंदर इंसर्ट कराने के लिए कुछ वेक्टर्स यूज होते हैं। अगेन एक वर्ड आ गया इसमें वेक्टर, इसके लिए आप लोग फिर कहोगे कि ये वर्ड क्या है। वेक्टर का मतलब होता है ये अगेन बायोटेक्नोलॉजी का वर्ड है ऑल्दो ये, और आप इसको बाद में पढ़ेंगे। अभी के लिए आप बस इतना समझ लीजिए कि जब हमें कोई किसी चीज को, जैसे हमने आर्टिफिशियली किसी डीएनए को किसी दूसरे जो भी बैक्टीरिया है उसके अंदर डालना है, तो उसे डालने का जो वे होता है, उसे डालने का तरीका जो होता है वो यही होता है कि उसे वेक्टर में जोड़ दिया जाए। वेक्टर अपने आप अंदर उसके अंदर चले जाता है और वहां जाके वो डीएनए वहां पर रेप्लिकेट करने लग जाता है। तो वेक्टर इस काम का होता है कि वो एक डीएनए को, एक फॉरेन डीएनए को एक होस्ट सेल के अंदर डाल रहा होता है। इस काम का होता है वेक्टर। और इसकी फर्दर बाकी जो मतलब एक डिटेल्ड डेफिनेशन होती है या इसके यूजेस वगैरह आपको बाद में पढ़ाए जाएंगे। तो इसमें इन्होंने दो ऐसे वेक्टर्स लिए थे, एक का नाम है बीएससी, दूसरे का नाम है वाईएसी। बीएससी हो गया बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, वाईएसी हो गया यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। ठीक, तो बीएससी एंड वाईएसी ये दो को इन्होंने लिया था एज अ वेक्टर। तो जो डीएनए के स्मॉल पीसेस थे उन स्मॉल पीसेस को इन्होंने ये वेक्टर जो है बीएससी और वाईएसी इन वेक्टर्स में डाला। इन वेक्टर्स में डाल के जो बैक्टीरिया की कॉलोनीज उन्होंने ग्रो करा रखी थी, नॉर्मली हम उसके लिए इकोलाई ही लेते हैं, तो उस बैक्टीरिया की कॉलोनी में इन्होंने इसे डलवा दिया। उससे क्या हुआ, एक सिंगल आपने जब उसे कट किया था तो एक डीएनए के मान लीजिए आपने 10 पीस किए थे, तो आपके पास केवल 10 सिंगल पीसेस थे ना। अब आपने उसमें से हर एक पीस को एक अलग अलग बैक्टीरिया कॉलोनी में छोड़ दिया, तो उससे क्या हो जाएगा, वो बैक्टीरिया जितनी बार 1 से 2 से 4, क्योंकि बैक्टीरिया बहुत तेजी से क्या करते हैं, बहुत तेजी से वो ग्रो कर रहे होते हैं, नई प्रोजेनी बना रहे होते हैं, तो उतनी ही तेजी से वो डीएनए भी तो जो उनके अंदर गया हुआ है वो डीएनए भी तो रेप्लिकेट होकर नया नया बनते रहेगा। तो जो वो एक पीस था डीएनए का, उनको बहुत जल्दी उससे जितने भी उन्हें चाहिए थे 10, 20, 100, 50 जितने भी उन्हें पीसेस चाहिए थे उन्हें सेम उतने डीएनए पीसेस मिल गए। तो अब उसके कारण क्या हो गया कि कई बार जितने भी रिसर्चेज होती है उसमें जरूरत पड़ती है, जरूरी नहीं है कि आप एक बार में एक डीएनए डाल रहे हैं उसी से आपको आप बिल्कुल सही कर जाएंगे, क्योंकि वो लैब वर्क है, उसमें बहुत बार ट्रायल एंड एरर टाइप की चीजें होते रहती हैं। सो इसीलिए वो क्या करते हैं, अपने पास हमेशा एक अच्छा नंबर रखते हैं, सो दैट कि अगर एक एक्सपेरिमेंट सही नहीं भी हुआ तो दूसरे में सक्सेसफुल हो जाए। तो इसीलिए उन्होंने क्या करा, वो डीएनए का एक लार्ज नंबर इन्होंने बना लिया। अब इनके पास डीएनए की एक लार्ज कॉपी आ चुकी थी और फिर बायोइन्फॉर्मेटिक्स के टूल्स के थ्रू इन्होंने क्या किया, उसको सारा इसका डिकोडिंग करा और उससे स्टोर कर दिया। जो भी इनके कंप्यूटर्स होते हैं, जो भी जहां पर इन्होंने ऐसी प्रॉपर टेक्नोलॉजी बना रखी थी, वहां इन्होंने इसे स्टोर कर दिया। और जैसा मैंने आप लोगों को बताया, ऑल्दो ये प्रोजेक्ट जो था वो 1990 से लेके 2003 तक चला था, बट जो फर्स्ट क्रोमोसोम 1 का प्रॉपर सीक्वेंसिंग इन्होंने डिक्लेयर करी वो 2006 में करी थी। ओके, तो ये हो गया आपका ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ बेसिक से चीजें जो कि हमें पता होनी चाहिए इसमें, राइट। नाउ द लास्ट टॉपिक इज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का नाम आप लोगों ने बहुत जगह सुना होगा, लेकिन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज नॉट फिंगर का प्रिंट लेना, इज नॉट डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज समथिंग डिफरेंट। इसमें होता यह है कि देखिए, हमने अभी तक बात करी डीएनए का 99.9% पोर्शन जो होता है वो तो सब में सेम होता है, बट जो 0.1% है वो हर किसी में डिफरेंट होता है, ठीक है। और किसी इंडिविजुअल को उसके पेरेंट्स से हाफ डीएनए सीक्वेंस उनकी मिले रहेगी, हाफ दूसरे के मदर की मिलेगी, हाफ फादर की मिलेगी, टाइप, राइट। तो जितना भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है ये कुछ बेसिक से कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है, जो कि उसी 0.1% में बैठे हुए हैं। दैट इज, सबसे पहले इसमें एक वर्ड आता है रिपीटेटिव डीएनए। रिपीटेटिव डीएनए का मतलब होता है कि ये कुछ ऐसी शॉर्ट डीएनए सीक्वेंसेस की एक सीरीज है जो कि डीएनए बार बार रिपीट हो रही है, ये लगातार रिपीट हो रही होती है, बहुत बार रिपीट हो रही होती है, तो उनको हम कह रहे हैं रिपीटेटिव डीएनए, ठीक। इस रिपीटेटिव डीएनए के अंदर जाके इनकी भी एक स्पेशलिटी होती है कि ये अंदर जाके और डिवाइड होते हैं जब, तो उसमें एक नया टर्म आता है, दैट इज सैटेलाइट डीएनए। सैटेलाइट डीएनए हो गया कि ये ऐसा डीएनए है जो कि रिपीटेटिव डीएनए का पार्ट है। इसमें क्वालिटी सारी रिपीटेटिव डीएनए की है। रिपीटेटिव डीएनए का वो पार्ट जिसमें एक्चुअल में बहुत
ज्यादा डेंसली रिपीट हुई है सीक्वेंसेस, बहुत ज्यादा डेंसली, तो उनको हम कह देते हैं सैटेलाइट डीएनए। अब जो सैटेलाइट डीएनए होता है ये जो भी इसमें एटी या जीसी कंपोनेंट है उसके बेस पे ये किस चीज को लेके कितना रिच है, मतलब बेस कंपोजिशन इसका रिच किस बेस पे इसको लेके, या जो इसकी लेंथ है सैटेलाइट डीएनए की लेंथ है उसको लेके, या जो नंबर ऑफ रिपीटेटिव सीक्वेंसेस हैं उनको लेके, इनको सैटेलाइट डीएनए को भी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। एक को कह रहे हैं मिनी सैटेलाइट, दूसरे को कह रहे हैं माइक्रो सैटेलाइट। तो जो ये सैटेलाइट डीएनए होते हैं यही मेन रोल प्ले करते हैं आपका जो भी हमारा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की प्रोसेस है। अब एक और वर्ड इसके साथ जुड़ा हुआ आता है, दैट इज पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म इज कि जैसे देखिए हमारे अंदर जीन्स हैं, जीन्स में म्यूटेशन होता है, म्यूटेशन वो हर समय हर किसी के अंदर थोड़ा थोड़ा हो रहा होगा। ऐसा तो कभी नहीं होता ना कि जो बच्चे हैं वो बिल्कुल हाफ अपने मदर जैसे हाफ अपने फादर जैसे लग जाए, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। कुछ चेंज उन बच्चों में भी, हर एक प्रोजेनी में कुछ ना कुछ चेंज आया होता है। तो जो ये म्यूटेशंस होते हैं, म्यूटेशन की स्पेशलिटी ही ये होती है कि जिनमें ये होते हैं उनमें ये इनका इम्पैक्ट नहीं दिखता, उनकी नेक्स्ट प्रोजेनी में इनका इम्पैक्ट ज्यादा दिखता है। तो जो पॉलीमॉर्फिज्म है ये कह रहा है कि जब जितना ज्यादा किसी एक पॉपुलेशन में जितना ज्यादा किसी जो जीन एक्सप्रेशन है वहां पर जितने टाइप्स अगर मिल रहे हैं तो उसको हम कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। मतलब कि जो डीएनए का वो एक्सप्रेशन है वो डिफरेंट टाइप का हो रहा है, हर किसी में अलग अलग हो रहा है, तो उसी को कह रहे हैं डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, तो और डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म की स्पेशलिटी मैं आपको पहले बता चुकी, ये क्या होता है, ये इनहेरिटेबल होता है, मतलब जो पेरेंट्स से आपकी नेक्स्ट प्रोजेनी में ये जा रहा होगा। ठीक, तो जो आपकी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की टेक्निक है, इसको जो सबसे पहले डिस्कवर किया था वो किया था आपका ए जेफरी, एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने किया था। ठीक है, तो जो ये साइंटिस्ट है इन्होंने सबसे पहली चीज क्या करी, इन्होंने कुछ वो बनाए, मतलब एक प्रोसेस बनाई जिसके थ्रू में क्या कर रहे हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए की जांच कर रहे हैं। मीन्स की ये किन किन चीजों में यूज होता है। एक तो पैटर्निटी के केसेस में इसका यूज होता है कि कई बार जब ये वो करना होता है कि जो ये बच्चा है ये उसके फादर कौन है, उसकी मदर कौन है, ये डिसाइड करने के लिए इसका एक रिसेंट तो नहीं है 3-4 साल हो गए वाला केस आप लोगों ने भी सुना होगा, जो उत्तराखंड के ही एक पुराने मुख्यमंत्री रहे हैं नरेंद्र तिवारी, उनके ऊपर केस हुआ था। उनके ही जो बेटा थे जिसको उन्होंने अपना बेटा स्वीकार नहीं किया था, उन्होंने करा था, तो उनके केस में यही था, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के थ्रू ही उनका भी पैटर्निटी प्रूफ हुई थी। सो पैटर्निटी प्रूफ करने के लिए या कहीं पर भी कोई क्राइम हुआ होता है तो विक्टिम, जो क्राइम विक्टिम है उससे ये देखने के लिए कि क्राइम करा किसने, क्रिमिनल कौन है, ये चेक करने के लिए भी आपकी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की टेक्निक यूज होती है। इसके कुछ बेसिक से स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप होता है आइसोलेशन ऑफ डीएनए। डीएनए एक तो जो विक्टिम है उसका, जैसे अगर हम विक्टिम और क्रिमिनल का मान रहे हैं यहाँ पर, तो जो एक विक्टिम है उसका हम डीएनए लेंगे एंड दूसरा जो क्रिमिनल है हमने उसका डीएनए लिया। अब देखिए डीएनए स्पेशलिटी ये है कि डीएनए चाहे आप उसकी रूट हेयर से लें या फिर आप उसकी स्किन से लें या फिर ब्लड से लें, ब्लड सैंपल, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है क्राइम कहीं पर भी हुआ होता है तो ऐसा तो नहीं हो सकता एक को मार रखा है दूसरे को एक खरोच भी नहीं है। नॉर्मली नाखून, जब भी इंसान सेल्फ डिफेंस के लिए वो कुछ तो करेगा, तो नाखूनों में उनके किसी को स्किन मिल जाती है, बाल मिल जाते हैं, बाल खींच रखे होते हैं, बाल मिल जाते हैं, तो उनसे ये डीएनए जो है वो क्या कर लिया जाता है, एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है। क्योंकि विक्टिम जो है वो मान लीजिए कि वो उसकी डेथ हो चुकी है, क्योंकि अगर वो लाइव होगा तो बता देगा, बट उसकी डेथ हो चुकी है। जो क्रिमिनल है उसको पकड़ना है, तो उसके लिए क्या किया जाएगा, जो विक्टिम के पास डीएनए मिला है और जिन लोग जो सस्पेक्ट है उनका, उन सबके लिए पहले क्या करेंगे कि उन सबके डीएनए के सैंपल ले लिए जाए। डीएनए के सैंपल लेने के बाद में रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एक एंजाइम होता है, इसका नाम पहले भी बता रखा है मैंने आपको। तो इस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से क्या होता है, डीएनए में कट लगता है, तो डीएनए की कटिंग करने का काम करा जाता है, सो दैट कि फिर हम उसका फर्दर जो हमारे लिए स्पेसिफिक पोर्शन है उसको लें और उसके बाद में उसकी सीक्वेंसिंग करके लें।
तो हमने रेस्ट्रिक्शन एंडेड न्यूक्लियस से सबसे पहले हमने क्या कर दिया, डीएनए का पोर्शन ले लिया। उसके बाद हमने उसका थर्ड स्टेप में हम उसका सेपरेशन कर लेते हैं, जो डीएनए का हमारे डिजायर्ड पीस है उसका। फोर्थ में हम इसकी प्लॉटिंग करते हैं। प्लॉटिंग का मीनिंग होता है कि किसी आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन में हम इसको रखते हैं, ठीक है, जैसे नायलॉन मेम्ब्रेन वगैरह यूज की जाती है इसके लिए, उसमें से रखा है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है इसका कि जो VNTR यूज करते हैं, वेरिएबल नंबर ऑफ रैंडम रिपीट्स, इस मेथड को यूज करके हम इसके थ्रू क्या करते हैं कि जो टेंडम रिपीट, जो उनमें जो एक क्रिमिनल है उसका और जो विक्टिम है उसका, उन सबके जो डीएनए है उसको हमने क्या करा, ऑटो रेडियोग्राफी के थ्रू हम उसका पूरा स्ट्रक्चर देखते हैं। मीन्स कि डीएनए कितना, अभी एक्चुअली थोड़ा सा आगे की टेक्निक हो गई आपकी, जब तक आपको बायोटेक्नोलॉजी नहीं समझ में आएगा आपको थोड़ा सा टफ लग रहा होगा। इन शॉर्ट समझिए, आपको डायग्राम में भी दिख जाएगा अपनी बुक में कि क्रिमिनल का लिया और विक्टिम का लिया, उन दोनों के डीएनए को ऑटो रेडियोग्राफी एक टेक्निक है, उसके थ्रू हमने उनकी एक इमेज निकलती है कि कौन सा डीएनए का, तब मान लीजिए क्रोमोसोम नंबर, फिक्स क्रोमोसोम नंबर लिया उसमें से, जैसे क्रोमोसोम नंबर 7 का डीएनए ले लिया, पोर्शन लिया है, क्रोमोसोम नंबर 12 का ले लिया, क्रोमोसोम नंबर 18 का, किसी का भी ऐसे 2-3 के ले लिए। अब उनको हमने क्या करेगा, ऑटो रेडियोग्राफी में चला रखा है। अब जो हमने एक में लिए हैं, मतलब अगर विक्टिम का हमने क्रोमोसोम नंबर 7, 8, 9 फॉर एग्जाम्पल ये लिए हैं, तो हम जो हमारे सस्पेक्ट है उनके भी हम 7, 8, 9 नंबर के क्रोमोसोम नंबर वाला पोर्शन ही डीएनए का लेंगे और उसके ऑटो रेडियोग्राफी में लगाएंगे। तो ये जिस इनका जो एक पिक्चर निकल के आती है कि कौन सा डीएनए किस उस पर दिख रहा है, आपको कौन से लेवल पे दिख रहा है, उसके बेस पे जिसका डीएनए जो विक्टिम के पास मिले हुए डीएनए के साथ में उनकी जो पिक्चर है वो मैच कर जाती है, मतलब वही क्रिमिनल होता है, राइट। तो ये तरीका हो गया आपका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का। और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को जो यूज किया जाता है वो बेसिकली सबसे पहला पैटर्निटी प्रूफ करने के लिए, सेकेंड वन जो भी क्रिमिनल केसेस होते हैं उन सब में, हमारे फॉरेंसिक साइंस में इसका बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। सो इसके साथ में हमारा ये जो चैप्टर है ये आज कंप्लीट हो रहा है। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, कुछ क्वेश्चन हो तो आप पूछिएगा। कल इवनिंग की क्लास में हम इनकी क्वेरीज के बारे में बात कर लेंगे। सो टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ एंड कंटिन्यू रीडिंग।